नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज साथियों हम संस्कृत का सॉल्व पेपर करने वाले हैं आपके वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि संस्कृत भाषा में भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 15 प्रश्न पेडागोजी के रहते हैं, 15 प्रश्न में आपके 8 प्रश्न गद्यांश के रहते हैं और 7 प्रश्न पद्यांश के रहते हैं। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। ग्रामर पोर्शन, पेडागोजी और थोड़ा कंक्लूजन जानेंगे, कैसे प्रश्न को हम सटीक तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अधिकतम अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सारा कुछ जानने वाले हैं। यहाँ पे गद्यांश दिया गया है चिंतनस्य विचार विनिमयस्य च प्रबल माध्यम रूपेण मानव विकासस्य प्रमुख साधनत्वेन मानव समाजस्य निर्माणस्य। अर्थात यहाँ पे दिया गया है कि चिंतन से विचार मतलब चिंतन विचार से संबंधित दिया गया है। और चिंतन विचार से संबंधित आप सभी लोग जानते हैं कि चिंतन विचार मतलब होता है विचार विनय। चिंतन विचार विनिमय से मतलब होता है कि विचार विनिमय के सशक्त माध्यम के रूप में मानव और विकास एवं मानव समाज के निर्माण के प्रमुख जो है साधन के रूपों को यहाँ पे निर्माण करने की बात कर रहा है। तो चलिए इसी से रिलेटेड अब प्रश्न करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेन महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा हमारा प्रश्न होता है प्रश्न को समझना और सटीक उत्तर देना, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? पहला प्रश्न दिया गया है कि विकासस्य निदानत्वेन कस्याः योगदानम विज्ञैः सम्मन्यते। अर्थात यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों कि विशेषज्ञ किस योगदान को विकास के निदानात के रूप में मान्यता देते हैं। तो मान्यता देने की बात कर रहा है, वो भी विशेषज्ञ किस योगदान के लिए? क्या वह शिक्षा के योगदान के लिए, चिंता के लिए, भाषा के लिए, भावनात्मक के लिए? देखिए विकास की बात कर रहा है, तो विकास के निदान हम किस योग के द्वारा कर सकते हैं? कस्या योगदानम दिया गया है ना, किस योगदान के। विज्ञ मतलब होता है विशेषज्ञ, समन्वय मतलब उसी के रूप में। तो विकास का निदान जिस रूप में योगदान दिया जा सकता है भाषा को दिया जा सकता है, क्योंकि भाषा के बिना कैसा होगा? भाषा के बिना बोलचाल ही नहीं होगा। जब बोलचाल ही नहीं हो तो विकास कैसे हो पाएगा? कहीं ना कहीं आदान प्रदान होगा। तो आदान प्रदान करने के लिए भाषा बहुत ज़रूरी है, इसलिए भाषा थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी लोग आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिविका बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, हर एक क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि भाषा या है इतिहास ही है, कस्य इतिहास इति कथनम युक्त युक्तम प्रतिभाति। अर्थात यह कहना उचित प्रतीत होता है कि भाषा का इतिहास जो है किस इतिहास से है? क्या वह आपके नदी तट सभ्यता से है, मानव सभ्यता से है, जीवन घटना से है या शिक्षा सभ्यता से है? देखिए क्या यह उचित प्रतीत होगा कि भाषा इतिहास किस विकास से संबंधित है? भाषा इतिहास से कस्य इतिहास युक्त ये कथनम युक्त युक्तम प्रतिभाति। तो यहाँ पे प्रतिभात मतलब प्रतीत हो रहा है, तो मतलब कहना कहीं ना मानव सभ्यता से रिलेटेड होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? भाषा इतिहास है, मानव सभ्यता है, यदि कथनम युक्त युक्तम प्रतिभा, तो मानव सभ्यता इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न पर बेहतरीन कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व से विकासे सहायिका भवति। अब देखिए व्यक्तित्व का विकास करना है, उसके लिए क्या सहायिका होगा? तो भैया जब हिंदी का हम जान रहे हैं, हिंदी का पेपर है, अगर हमारा व्यक्तित्व का विकास होगा तो हम कैसे कर पाएंगे? हम कैसे जानेंगे कि हमें ऐसा करना वैसा करना? तो भाषा के द्वारा ही हम कह सकते हैं ना। क्या हम संस्कार से केवल आपका व्यक्तित्व का विकास हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या उद्योग से आपका व्यक्तित्व का विकास होगा? नहीं हो सकता। क्या संभाषण केवल बोलने से हो सकता है? नहीं हो सकता। जब तक आपका भाषा का ज्ञान नहीं होगा, भाषा की शिक्षा नहीं मिलेगी, आपका सहायता बोल रहा है यहाँ पे। व्यक्तित्व विकास में कौन सहायता होगा? तो भाषा की शिक्षा सहायता करेगी, भाषा की शिक्षा सहायता होगी, ठीक है। सभी लोग समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद। ये कई बार पूछा गया है, भाषा से रिलेटेड प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है आपके पेपर में। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ और फिर से बताता हूँ कि इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझना है। हर एक क्वेश्चन का सभी लोगों को फीडबैक करना है, प्रत्येक शिक्षा बंधु का, प्रत्येक ब्रदर एंड सिस्टर्स का। प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या पूछा गया है? यदि शिक्षा जीवनाय सन्नाई है तरी अस्य उद्देश्य
पूर्तये प्रबलम साधनम भवति। अर्थात यदि शिक्षा जीवन का जुनून है, यदि शिक्षा जीवन का जुनून है तो इस खालिस्तान उद्देश्य की पूर्ति एक सशक्त साधन भी है। किसकी साधन हो जाएगी? तो कुछ नहीं करना है, ना बंधु होगा, ना श्रम होगा, ना कर्म होगा, यहाँ पे भाषा हो जाएगा। अर्थात यदि शिक्षा जीवन का जुनून है तो यह इस भाषा उद्देश्य की पूर्ति का एक सशक्त साधन होगी। यदि शिक्षा जीवनाय संन्याय तरी भाषा अस्य उद्देश्यस्य पूर्ते प्रबलम साधनम भवति। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। प्राधान्यम इत्यर्थे प्रयुक्तम पदम किम? क्या वह प्रबलम होगा, योगदानम होगा, महत्तम होगा या बहुशय हो जाएगा? तो मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधु, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रधानम इत्यर्थे प्रयुक्तम किम मतलब यहाँ पे सीधा तौर पे पूछा गया है प्राथमिकता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या वह प्रबलम जोर दे के किया जाता है, योगदान दे के लिए, महत्व के लिए या बहुश के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो प्राथमिकता के लिए जिस पद का प्रयोग किया जाता है, प्राथमिकता हम किसको देंगे? कहते हैं प्राथमिकता देना चाहिए, इसका महत्व देना चाहिए। प्रबलम मतलब जोर देना, प्रबलम मतलब जोर देना, तो जोर नहीं देना है, हमें क्या देना? महत्व देना है। आपने सुना होगा प्रधानम इत्यते प्रयुक्तम पदम की नहीं, प्राथमिकता देना है, महत्व देना है। ठीक है, ये आपके पर्यायवाची से रिलेटेड हो जाते हैं। तो पद का अर्थ पूछा गया तो महत्तम इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी ज़्यादा नहीं, हिंदी अगर आपसे आ रही है तो संस्कृत 50% आ रही है। कभी यही नहीं घबराना है पेपर में कि भैया हमसे संस्कृत नहीं बनती है, इसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। हिंदी का अर्थ निकाल लेते हैं तो संस्कृत का भी निकाल लेंगे। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शिक्षायाम अस्य विभक्ति वचने। शिक्षायाम का विभक्ति वचन बताना भैया, सभी लोग बताइएगा शिक्षायाम का विभक्ति वचन क्या होगा? सभी को कमेंट करना, फीडबैक करना। तो शिक्षायाम में क्या होता? में पर, में या पर होता है। शिक्षा में या वाक्य में विभक्ति होगा। शिक्षायाम मतलब शिक्षा में, तो कौन सा हो जाएगा? में पर किस में आता है? सभी लोग बताइएगा। में विभक्ति आ जाएगी। अधिकरण कारक की विभक्ति है जो किसी स्थान में इंगित करती है। तो अधिकरण इसमें कौन सा हो जाएगा? अधिकरण कौन सा होगा? सभी लोग बताइए। एक ये होता है जब आपका शिक्षा में से विभक्ति पूछी गई है, मान लीजिए कारक में नहीं पूछा जा रहा, दूसरे में पूछा जा रहा है, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? ये भी आप सभी लोगों से बनना चाहिए, है कि नहीं बनना चाहिए? तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए सप्तमी एक वचन। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंडितई इतस्य समान पदम किम? पंडित के लिए समान पद क्या होगा? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। पंडित मतलब एक विद्वान के संज्ञा दी जाती है, विद्वान को ही पंडित बोला जाता है भावार्थ में। तो विद्वानों का समानार्थी क्या होता है? विज्ञई जनई बालई नवीन है। नवीन मतलब नया, बालक जन, तो विज्ञई हो जाएगा। विज्ञई मतलब क्या होगा? विद्वान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो ब्रदर सिस्टर टीचर्स, सभी लोग आप लोग ज्ञानी सर्वे खाता लोग हैं, कोई भी डाउट हो आप बेहतरीन कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। सारा कुछ ग्रामर के पोर्शन के प्रश्न पूछे गए। अभी तक हमने जितना भी किया आपको ये भी इस पेपर में आपके अपृत गद्यांश पद्यांश से प्रश्न नहीं लिया गया, सारा कुछ जो है ग्रामर पोर्शन से लिया गया है। कह रहा ददाति अस्य क्रियापद से धातु कहे। ददाति में क्रियापद की धातु यानी संज्ञा क्या हो जाती है? कन ध्र भू द। तो ददाति में क्रियापद है तो दा से शुरू हो गए, तो सभी लोगों को पता होगा। तो आंख बंद करके डी ऑप्शन आप लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सभी लोग बताइएगा। तो वहाँ पे डी ऑप्शन इधर राइट आंसर कर लेना है। सभी लोग समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आपका दिया गया पद्यांश, इस पद्यांश से रिलेटेड हम प्रश्न करेंगे। ठीक है ना? इस पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न करेंगे। हमारा पद्यांश दिया गया है, पद्यांश कह रहा है मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधस्य दृढ़वाधस्य परवाक्यस्य केशव नादरई। अर्थात मूर्ख के 5 लक्षण होते हैं। मूर्खस्य पंच चिन्ह,
गर्वो दुर्चनम तथा। मूर्ख के 5 लक्षण होते हैं, घमंड और बुरे शब्द। क्रोधस्य दृढ़वादस्य परवाक्येषु नादरई। क्रोध और दृढ़ता तथा दूसरों की बातों का अनादर करना। क्या होता है? क्रोध, दृढ़ता और दूसरों की बातों का अनादर करना, घमंड, बुरे शब्द, ये 5 होते हैं। अब प्रश्न भी कहीं ना कहीं इसी से संबंधित ही होगा, ये आप सभी लोग जानते ही हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन संबंधित प्रश्न को करने के लिए? मूर्खस्य कति चिन्हति सन्ति। तो मूर्ख कितने चिन्ह यहाँ पे बताया गया है? तो मूर्ख 5 के लिए बताया गया था। 5 को हम क्या लिख लेंगे? संस्कृत में पंच लिखते हैं। तो 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। छोटा बच्चा भी बता लेगा। अब आप बोलेंगे इतना कठिन आ रहा है, बताइए इसमें कहाँ से आपको कठिन लग रहा है? अगला मूर्खस्य पदे विभक्ति वंचम का है। मूर्खस्य पद की विभक्ति पूछी गई। अब सभी लोग बताइएगा। सभी लोगों को बताना, फीडबैक करना, कौन सी विभक्ति हो जाएगी भैया? चलिए सभी लोग बताइएगा। मूर्खस्य पद में वो जो वचन दिया गया है क्या है? यहाँ पे होगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति एक वचन। देखिए विभक्तियाँ आएगी 2-3 विभक्तियाँ आ सकती हैं, 1-2 विभक्तियाँ तो रखी हुई हैं। तो विभक्तियों को पढ़ना आप सभी को, जितना ज़्यादा विभक्ति को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर होगा। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पार्वेक्ष्वनादरई इत्यत्र संधि अस्ति। दूसरों की बातों का अनादर में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पार वाक्येश नादरई है, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि, यण संधि, पूर्व संधि, पररूप संधि। तो यण संधि। अब यण संधि हमारी क्यों सही होगी? ये भी आप सभी लोगों के लिए प्रश्न आएगा सर। क्योंकि यण संधि में ई ई उ ऊ क्या होता है? ई ई उ ऊ, याद रखिएगा। जहाँ पर द्या है, स्व आया है, पित्राज्ञा है, जैसे पितृ धनाज्ञा पित्राज्ञा हो गया। हमारे यण स्वर संधि के जहाँ पे असमान स्वर आता है, ये सबसे बड़ी पहचान है। जहाँ पे असमान स्वर आ जाएगा, असमान स्वर आने के बाद आपको पता चल जाता है ये यण संधि कहलाती है। तो संधि तो कई बार पूछी गई, हम बता भी चुके हैं आप लोगों को। संधि तो पूछी ही जाती है, इसमें कोई नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि संधि पूछी जाएगी। दर्पई अस्य पर्याय पदम अस्ति। सभी लोग बताइएगा। दर्पई है अस्य पर्याय पदम नस्ति। अब दर्प का यहाँ पे पर्याय पद पूछा गया है, कौन सा नहीं होगा? ये सबसे बड़ा नेगेटिव। अब नहीं वाला जो पूछा जाता है ना, ये सबसे ज़्यादा कठिन होता है, याद रखिएगा। जो कह देता नहीं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है ढूंढने खोजने में। तो पर्याय पद अगर किसका पर्याय? दर्पय का पूछ रहा है, तो दर्पय का पर्याय पद क्या क्या हो सकता है? देखिए दर्पय का पर्याय पद मन्यु हो सकता है, अभिमान हो सकता है, अहंकार हो सकता है। अब अहंकार, क्रोध, अभिमान। अब मन्यु एक अलग ऑप्शन दे दिया गया। क्या दे दिया गया? मन्यु एक अलग ऑप्शन दे दिया गया। और प्रश्न कह रहा है कि दर्पई, दर्पई अस्य पर्याय पदम नस्ति। अब दर्पय का पद का सभी लोग पर्याय पद बताइएगा, कौन कौन से हो जाएगा? आपके ऑप्शन नीचे दिए गए, मैं बता ही चुका हूँ, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी लोग बताइएगा। यहाँ अगर आप समय लेके बता लेंगे तो अच्छी बात है। एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी, आपका एग्ज़ाम में बहुत ही दिक्कतें आने लगेगी। और जो आपके ये पद्यांश सूक्ति दी गई है ना, ये कहीं और की नहीं, संस्कृत की 10th क्लास की सूक्तियाँ हैं। ये CBSE 2018 में देख लीजिएगा, पेपर में भी आया हुआ था। कहीं और का नहीं कि आपको लगे कहीं और का पूछा गया है। जी हाँ, आपके 10th क्लास के CBSE बुक का यह है, पूछा गया था।
ये पूरा वहाँ से आपका लिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? अभिमान, क्रोध, अहंकार। तो दर्पय को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे? दर्पय का अर्थ क्या होता है, ये सभी लोगों को जानने के लिए बहुत जरूरी होता है। दर्पय का अर्थ बताइए सभी लोग। अब आप बोलेंगे सर आप तो बता नहीं रहे, हमसे पूछ रहे हैं। तो भैया आपको भी कुछ पड़ता है ना। दर्पय का अर्थ होता है घमंड या अभिमान। तो यहाँ पे देखिए अब आप कौन सा चयन करें? अभिमान भी दिया गया, क्रोध भी दिया गया, अहंकार दिया गया। तो यहाँ पे क्रोध सबसे ज़्यादा पहले आएगा। क्रोध डिनोट करता है, यशवी ने कहा क्रोध को हम सही मानेंगे। दर्प का अर्थ ही होता है घमंड, अभिमान। बहुत से लोगों ने जो अलग डिफरेंस मान है वो वाला ऑप्शन करा होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पर्याय पूछा गया है। अस्मिन् श्लोके कस्य चिन्हत वर्णितानि सन्ति। श्लोक में किसको चिन्हित वर्णित किया गया है? तो मूर्खों के लिए किया गया है। तो हम पहले ही लाइन दिया गया तो मूर्खस्य हो जाएगा। मूर्खस्य पंच चिन्हाति गर्वो दुर्वचनम तथा। तो मूर्खों के 5 चिन्ह उन्होंने बताए हैं। पर वाक्येषु विभक्ति अस्ति। पर वाक्येषु में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तो पर वाक्य में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझ गए? सप्तमी विभक्ति द राइट आंसर। इस प्रश्न का जवाब अब आप सभी लोग देंगे। अब देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। प्रस्तुत श्लोके छंदः वर्तते। जो श्लोक दिया गया है वह कौन सा छंद होगा? अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद हम कैसे जानेंगे? देखिए, जब हम अनुष्टुप छंद के बारे में अगर बात करते हैं, ये लोकप्रिय छंद होता है संस्कृत में। और इसका लक्षण यह होता है कि प्रत्येक चरण में कितने होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। कितना होता है याद रखिएगा, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। और एक चीज और ध्यान देना है कि पहले और तीसरे चरण में जो 7वां वर्ण होगा वह गुरु होता है, यानी बड़ा होगा। 7वां वर्ण आपका गुरु कहलाएगा। उसी प्रकार दूसरे और चौथे में 7वां वर्ण लघु होगा। दूसरा चौथे में 7वां वर्ण लघु होता है और इसमें 7वां वर्ण गुरु होता है। और ये प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। अनुष्टुप छंद की बात कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि युवा कंदुकेन खाली स्थान इत्यत्र रिक्त स्थाने समुचित पदम किम। समुचित पद पूछा गया है, ठीक है ना। तो उचित पद क्या हो जाएगा? युवाम कंदुकेन क्रीडतः। क्रीडतः हो जाए, ठीक है ना। सभी लोग समझ गए? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। या आपके अब अपठित गद्यांश पद्यांश खत्म हो चुके हैं। अब आपके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। बुद्धिरस्य तस्य इति सूक्तौ रिक्त स्थाने समुचित पदम की। बुद्धिर्स्य बलम तस्य इति सूक्तै। क्या होता है? बुद्धियस्य बलम तस्य। कहने का तात्पर्य पूछा जा रहा है साथियों कि बुद्धि जो होती है ना, बुद्धि से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। बुद्धि को हम क्या बोल सकते हैं? तो बुद्धि जो होगी वह बलम की बात कर रहा है कि बुद्धि का संबंध देखिए ना, ज्ञान सेम टू सेम हो नहीं सकता, मान भी धन भी नहीं हो सकता। बल, बुद्धिर्ष बलम तस्य।
अगला प्रश्न और भी आपको इम्पोर्टेंट दिया गया है, क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जानते हैं। कह रहा ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशांति मुखे खाली स्थान इत्यर्थ रिक्त स्थान में समुचित प्रगम। कहने का तात्पर्य यहाँ पे अर्थ जानना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है, अर्थ को समझना। कह रहा है ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशांति मुखे, क्योंकि वे सोते हुए सिंह के मुंह में प्रवेश नहीं करते। कौन नहीं करते? सोते हुए सिंह के मुंह में कौन प्रवेश नहीं करता? देखिए चिड़िया कर सकती है, मच्छिका यानी मधुमक्खियाँ हो गई, चटकस भी कर सकते हैं, लेकिन मृगा हिरण नहीं कर सकती। मृग जो है सोते ही, चिड़िया कर सकती है, मधुमक्खी कर सकती है, चटका कर सकता है, लेकिन मृगा यानी कि हिरण नहीं कर सकती। हिरण की इतनी हिम्मत नहीं है वो कि। अगला प्रश्न देखिएगा, अधोलिखित वाक्यानि कर्मवाच्ये परिवर्तनम। कर्मवाच में कौन सा परिवर्तन किया गया? कर्मवाच में क्या परिवर्तन करना है कि प्रधानमंत्री वीरवालकान सम्मानित, प्रधानमंत्री वीरवाल को जो है सम्मानित कर रहे हैं, इसको हम क्या करें? कर्मवाच में परिवर्तित करना है। तो कर्मवाच में हो जाएगा प्रधानमंत्री वीरबाल का सम्मानते। क्या यही होगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। फिर अगला प्रश्न कह रहा अधो लिखते हैं कर्मवाच्य परिवर्तन। कर्मवाच में परिवर्तित करना है, तो कर्मवाच के लिए हम क्या करते हैं? वाच्य चाहता है, याद रखिए क्या आएगा? वाच्य पूछा जाएगा। तो कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित करेंगे? वयम पुष्करारम ग्रहम, तम युवाम युवम आपने पढ़ा होगा ना, वही है वयम पुष्कारम ग्रहम। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? इसको हम कर्मवाच में अगर परिवर्तित करते हैं तो कर्मवाच में क्या होगा? हम पुरस्कार लेते हैं। वयम मतलब होता है हम पुरस्कार, गहन मतलब लेते हैं, हम पुरस्कार लेते हैं, इसको हम कर्मवाच में परिवर्तित करते हैं। कर्मवाच में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम ले रहे हैं ना, तो वयम पुरस्कार, हम पुरस्कार ग्रहण करते हैं, अस्मा भी, मया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? अगर कर्मवाच की बात करते हैं तो आपका यहाँ पे हो जाएगा अस्मा भी पुरस्कार ही है ग्रहते। क्या हो जाएगा साथियों? अस्मा भी हम पुरस्कार लेते हैं, कर्मवाची प्रतीत हो जाएगा। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना? 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अब अगला कह रहा है तुदाभ्यय धातुभ्यय कह विकर्णो भवति। यहाँ पे विकर्ण पूछा जा रहा है, मतलब संयुग्मन बोला रहा है। तुदादिभ्य धातु में क्रियाओं का संयुग्म क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सा। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि एकता सहभागित सिद्धांतस्य उदाहरण भवति। एकता सहभागिता सिद्धांत का उदाहरण क्या होगा? कि कक्षा में छात्र एकत्र उपविशति, सर्वे शिक्षका एकत्र पाठयन्ति, सभी शिक्षक एकजुट होकर पढ़ते हैं, लिखित कार्य मौखिक कार्येण सह अन्य पक्षेषु अपि ध्यानं देते, यह सर्वे अनुशासन पालयन्ति। एकता सहभागिता सिद्धांत का बेस्ट उदाहरण कौन सा हो सकता है? कि विद्यार्थी कक्षा में एक साथ बैठे हुए हैं, सभी शिक्षिकाएं एक साथ पढ़ते हैं, या लिखित कार्य और मौखिक कार्य के साथ साथ अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है, तो ये बात ज़्यादा सही होगी। एकता की सहभागिता सबसे ज़्यादा होगा कि लिखित मौखिक के साथ साथ अन्य भाग या अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। फिर अगर सर्वे अनुशासन पालन, हर कोई अनुशासित है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं जितना आपका सी ऑप्शन इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना?
सभी लोग समझ गए? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अब आइए जानते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा अजनम महत्तम निहितमेव मनुष्याय जन्माय एवकया अपि एकया भाषा युक्तैः ऐसा विचार है केन सिद्धांता संबंधी। एक विचार दिया गया स्टेटमेंट है, पूछा जा रहा है कि यह स्टेटमेंट परिभाषा किस सिद्धांत से संबंधित हो जाएगी। तो भाषा अर्जन के लिए यहाँ पे दिया गया है भाषा अर्जन से संबंधित प्रश्न है। और भाषा अर्जन स्वाभाविक होता है, सभी लोग जानते हैं। अंतर्निहित मतलब होता है स्वाभाविक है। मनुष्य जन्मा एवं कया अपि एकया भाषा युक्त ही, मनुष्य का जन्म किसी एक भाषा के साथ ही होता है। तो यह विचार जो है कहीं ना कहीं मनुष्य का जन्म अगर हो रहा है तो जन्म मतलब आपका कहीं ना कहीं प्राकृतिक हो जाएगा। ठीक है, ना आपका यहाँ पे संप्रेषण होगा, ना मौखिक होगा, ना व्यवहार यहाँ पे प्राकृतिक होगा, क्योंकि मनुष्य जन्माए एक कया अपि वस्ते, मतलब मनुष्य का जन्म किसी एक भाषा के साथ होता है तो प्रकृति के लिए, प्रकृति के ही थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोहलबर्ग सिद्धांत के अनुरूप तदीय योगदान रूपेण वक्यम सकते। अब कोहलबर्ग का सिद्धांत से प्रश्न पूछा जाता है, जीन पियाजे से पूछा जाता है। ठीक है, तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार योगदान के लिए क्या बताया जा रहा है? कोहलबर्ग के अनुसार कि कोहलबर्ग सिद्धांत संज्ञानात्मक परिपक्वता, नैतिक परिपक्वता, इन दोनों में जो है एकस्य इत्यन्यो मार्धय्य एकस्य सहयोगस्य समर्थनम, मतलब एक दूसरे के सहयोग के लिए माध्यम बनते हैं, सहयोग करते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत संज्ञानात्मक परिपक्वता, नैतिक परिपक्वता में एक सहयोग स्थापित करते हैं। यह कोहलबर्ग के सिद्धांत के लिए बोल सकते हैं हम। तो पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद साथियों देखेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि एकम उभयलिंगी व्यक्तित्वम, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक उभयलिंगी व्यक्तित्व बताना है। तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व इनमें से कौन सा हो जाता है? एक उभयलिंगी व्यक्तित्व मतलब प्रायः स्त्री पुरुषों गुणानाम संयोजनम भवति, अक्सर पुरुष और महिला गुणों का मिश्रण होता है। तो गुणों का मिश्रण मतलब उभयलिंगी कहला गया। दोनों का मिश्रण हो गया तो उभयलिंगी कहलाएगा। ठीक है ना? तो भाषा से हमें उत्तर पता चल गया था कि यही होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, बस ज़्यादा नहीं, 4-5 प्रश्न और बचे हुए हैं। इन प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं और आपके पेपर को भी कंप्लीट करते हैं। दिया गया कंचित विषयम अधिकृत्य स्वतंत्रता लेखितुम चतुर्थ कक्षाया छात्रान् शिक्षकैः नियोजितुं शक्नोति। अर्थात उदाहरण के लिए एक शिक्षक चौथी कक्षा के विद्यार्थियों को किसी विषय पर स्वतंत्र रूप से लिखने का काम जो है कर सकते हैं। यह जो यदि सह विषय संबंधी अस्ति, यदि कौन सा विषय संबंधित हो सकती है? यदि वह विषय से संबंधित होगा, मतलब देखिए जब 4 कक्षा की बालक बालिका छात्र उस विषय को स्वतंत्र रूप से लिखने का अगर उनको सशक्त अवसर मिल रहा है तो कहीं न कहीं सामाजिक समस्या भी यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि सामाजिक समस्याओं को लेकर वह चीज़ें लिख सकती हैं, नियोजित कर सकती हैं। तो पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। संविधानस्य 343(2) अनुच्छेद अनुसारम, मतलब जो संविधान में 343(2) अनुच्छेद दिया गया है, इसके अनुसार क्या होगा? देखिए संविधान में लागू 15 वर्ष की अवधि तक यानी 26 जनवरी 1965 तक संघ के सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखा, जिसके लिए इसका प्रयोग संविधान के लागू होने से ठीक पहले किया जा रहा है। और संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में प्रावधान है। अगर प्रश्न पूछा जाता है संविधान राजभाषा का प्रावधान किसमें है, तो संविधान 343 में। और 343(2) क्या कहता है कि अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रखने की अनुमति दी गई और हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित किया गया था। तो अंगल भाषा सहायक राजकीय भाषा अस्ति, इसको हम डिनोट कर देंगे। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर कर दें। भाषा कक्षायाम आसन व्यवस्थाएं परिवर्तन सहायता है,
भाषा की कक्षा में आसन व्यवस्था जो होती है यानी बैठने की जो व्यवस्था होती है वह क्या परिवर्तन में सहायता करती है? ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये जनरल क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं इस प्रकार से, याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए थे, ठीक है ना। जब क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं जवाब देना भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो भाषा कक्षा में बैठने की व्यवस्था में बदलाव के कारण क्या हो सकते हैं? वह हो सकता है युगल क्रिया, सामूहिक क्रिया, चाप प्रोत्साहन। युगल मतलब जोड़ और समूह गतिविधियों को प्रोत्साहित कर। देखिए यहाँ पे अल्पी करोति, सहायता करोति, सहायम करोति, लेकिन यहाँ पे प्रोत्साहन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पेडागॉजी में प्रोत्साहन देना एक शब्द जो है पॉजिटिव माना जाता है। हम शब्दों से भी आंसर को सटीक कर पाते हैं, ये चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं। कह रहा व्याख्यानात्मक पाठने इत्यचन अंतर्भवती। देखिए व्याख्यानात्मक जो पाठ होते हैं किस प्रकार के चयन से अंतर्भवती होते हैं? तो वह होता है साहित्यिक कल्पना, लोकोक्ति नाम, अलंकराणाम च द्वारा अभिव्यक्तिमार्थम। मतलब यहाँ पे शुद्ध तौर पे ये हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? शुद्ध तौर में हम ये कह सकते हैं कि साहित्यिक कल्पनाओं, क्या कह सकते हैं? साहित्यिक कल्पनाओं, कहावतों और अलंकारों द्वारा व्यक्त अर्थ को हम कह सकते हैं व्याख्यान पर। इसका अंतर्भूत क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्लास का साथियों 30वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि समानार्थक शब्द युग्म बताना है। अब समानार्थक शब्द का युग्म पे ढूंढना है, सभी लोग बताइए। कुलम कूलम दिया है, अंतर है। वसुधा वसुंधरा दिया गया है। कति कियान दिया गया है, क्रूर क्रोध दिया गया है। कितने, कति मतलब कितने, कियान मतलब क्यों। तो वसुधा और सुंदरा ये बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये है संस्कृत का सॉल्व पेपर। आप सभी लोगों को कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट के हम सॉल्व पेपर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं। सभी आपके अपडेट आने के बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि चयन परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो सके, आपके माता पिता का सपना साकार हो सके और आप अव्वल आ सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।